बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान 100% 29 फरवरी को आने वाला सवाल देखेंगे। ये जो भी सवाल हम बता रहे हैं, 5 सवाल बता रहे हैं, 5 टाइप के सवाल ये जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। नहीं पूछे जाएंगे तो आप जो कहना है वह जो है आप लोग चैनल पर आके कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कई बार रिपीटेड जो है सवाल है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पूछेगा ज़रूर, ठीक है। इस बेस पे ज़रूर पूछेगा, भले ही ये अंक बदल दे लेकिन इस टाइप के सवाल ज़रूर पूछेगा। तो इसके प्रत्येक का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। पहला सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या दिया है, देखिए कोई भी सवाल है तो उसमें आप लोग ई जरूर लिखिए कि दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे दिया है, ठीक है। जो चीज़ दिया है ना उसको आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। अब इसमें देखिए दिया क्या है, जैसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मतलब यह, और यह कितना दिया है तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। फोकस दूरी का मतलब यह समझिएगा, ठीक है। उसके बाद से उत्तल दर्पण से कोई बिंब का मतलब वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखा हुआ है। तो वस्तु की दूरी हम लोग फिजिक्स में वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं इसमें प्रकाश में, और ये जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप लोगों को इसमें ध्यान क्या रखना है कि u का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ठीक है। चूंकि लेंस दर्पण कौन सी है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आप लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे, तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से उत्तल दर्पण में u का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। f का मान क्या होगा, तो उत्तल में धनात्मक होता है। तो धन चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं होता है, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। अब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब भी का मान क्या होगा, ठीक है। यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब हम लोग सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र से यहाँ पे लिख दीजिएगा, दर्पण सूत्र से या सूत्र से, ठीक है। तो सूत्र हमारा क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है, 1/u होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जो मान ज्ञात है इसमें भर लेना है, ठीक है। या तो पहले ही भर लीजिए या तो बाद में भर लीजिए। तो पहले ही भर लीजिए, जैसे f का मान 15 है तो इसमें भर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/f के जगह पे क्या भर देना है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, v का मान जो है हम लोग को निकालना है, तो v का मान ऐसे ही रहेगा, अब प्लस में 1/u का मान हम लोग को माइनस में 10 दिया गया है, तो -10 ले लेना है, ठीक है। और इसको हम लोग या करके भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो 1/15 बराबर 1/v, और देखिए प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस में 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को v का मान बताना है। तो इसको जो हम लोग इधर ही रहने देते हैं और इसको पक्षांतर करते हैं, इधर लाते हैं। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में लिख सकते हैं 1/10। आइए पहले से जो है प्लस में इधर है, ठीक है। तो पहले से प्लस में है तो ऐसे ही रहने देंगे। अब बराबर इधर लिख देंगे 1/v, ठीक है। अब इसमें जो है लॉसन निकाल लीजिए, चाहे इसका इसमें क्रॉस गुणा करा दीजिए, इसका इसमें क्रॉस है, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 15 एकनम 15 धन में 10 एकनम 10, अब बटे में क्या हो जाएगा 150, 15 दहाँ पर 150, और इधर हो जाएगा 1/v, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ लीजिए। तो 15 10 25, 15 10 कितना होगा तो 25, अब बटे में लिख देंगे 150 बराबर 1/v लिख देंगे। अब 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, 5 3 15, फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 5 और 5 6 30, ठीक है। तो 1/6 बराबर 1/v हो रहा है।
तो v बराबर कितना हो जाएगा भाई, v का इधर क्रॉस गुणा करा दीजिए, इसका इसमें क्रॉस, तो v बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, v बराबर 6 है और v जो है धनात्मक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा 6 सेंटीमीटर दूरी पर, और दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो इसकी स्थिति जो है, इसकी स्थिति 6 सेमी दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे होगा, और क्या होगा, सीधा तथा आभासी होगा, सीधा तथा आभासी होगा। दर्पण के पीछे सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, आभासी होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अवतल या उत्तल दर्पण दे सकता है और इस पे एक सवाल दे सकता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ये भी जो है आसान है, जानते रहेंगे तो कर लेंगे। उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर में दिया है, तो क्षमता ज्ञात करना है। हम लोग को दिया क्या है, हम लोगों को दिया गया है एक जो है कौन सा, कोई भी लेंस है और उसकी जो है फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को पावर ज्ञात करना है, P पावर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, तो अगर है सेंटीमीटर में है तो 100 बटा क्या होता है, F होता है। तो 100 बटा F होता है, और इसको डायोप्टर में कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। तो P बराबर, अब 100 है, अब बटे में क्या कर दीजिए, F का मान 20 है तो 20 कर दीजिए, तो 20 बचे 100, और डायोप्टर लिख सकते हैं, 20 बचे 100, यानी कि 5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 5 डायोप्टर हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है आप लोग कर लेंगे, कौन दिक्कत। अब इसके बाद से तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो एक उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी दिया हुआ है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी इसका दिया हुआ है, कितना है, तो इसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटी ले लेते हैं हम लोग, ये जब बराबर 20 लिख देते हैं, 20 सेंटीमीटर है तो ये जब 20 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, वक्रता, उसकी त्रिज्या पूछी जा रही है। फोकस दूरी इतना है तो त्रिज्या पूछी जा रही है। तो देखिए F और R में संबंध क्या होता है, तो दर्पण सूत्र से त्रिज्या का आधा यह होता है, यानी कि F बराबर क्या होता है, F यानी कि फोकस जो है क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि R/2 होता है। तो R बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2F, यानी कि R बराबर 2F हो जाएगा। ठीक है, तो R पूछा जा रहा है, तो यानी कि 2 गुणे F का मान 20 है, तो 20 बराबर R, यानी कि R का मान क्या हो जाएगा, 40। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40, यानी कि त्रिज्या क्या होता है, फोकस का 2 गुना होता है। ठीक है, और त्रिज्या का आधा फोकस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि किसी ये 100% आपको मिलेगा यूपी बोर्ड एग्जाम में, इसकी गारंटी है। किसी एल लंबाई तथा ये अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है। ठीक है, तो ये जो है सवाल मतलब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि किसी भी सवाल को हल करने से पहले
आप लोग क्या कीजिएगा, वो चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि जो दिया है। ठीक है, तो दिया है, दिया में आपको क्या दिया है ये ज़रूर लिखना है। तो हम लोगों को क्या दिया है, किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध, यानी कि कोई तार है। ठीक है, मान लीजिए ये तार है, ये तार है और इसकी लंबाई दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है और इसकी मोटाई दे रखा है। लंबाई का मतलब ये एल दिया है, लंबाई एल दिया है, और क्षेत्रफल यानी कि मोटाई ए ही है, इसका जो है ए ही है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध दे दिया है, इसका प्रतिरोध R बराबर 4 दे दिया है, ई दे दिया है। ठीक है, अब एक तो जो है ए हो गया। ठीक है, ये जो है एक डाटा हो गया, यानी कि एक जो है दिया है क्या, तार की लंबाई, तार की लंबाई ऐसे आराम से लिखिएगा यल, तार की मोटाई, तार की मोटाई, क्षेत्रफल का मतलब मोटाई, यानी कि तार की मोटाई, मोटाई दे दिया है ए। ठीक है, और इसका प्रतिरोध भी दे दिया है, प्रतिरोध भी दे दिया है इसका, कितना, R बराबर 4 ओम ये दे दिया है। तो इसका प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध दे दिया है, और प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, किसमें, एल और ए के संबंध में। तो एल और ए के संबंध में प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए। प्रतिरोध सूत्र से हम लोग अगर इसको जो है ज्ञात करें आर का मान, तो आर तो जो है दिया है, लेकिन आर बराबर होता क्या है, तो रो इंटू एल अपान ए होता है। ठीक है, तो आर का मान है दिया हुआ है, तो 4 बराबर रो इंटू एल अपान ए हम लोग लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा कंडीशन हम लोग को दिया गया है, कह रहा है कि इसी पदार्थ के, इसका पदार्थ वही है, पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, किसी अन्य तार का, मान लीजिए को इसी पदार्थ का एक जो है क्या है, तार है, इसका जो है लंबाई इसके आधा कर दिया है, इसके लंबाई इसका आधा कर दिया है, क्षेत्रफलवा इसे दुगना कर दिया है। ये क्षेत्रफलवा का मतलब मोटाइया, इसका मोटाई, इसका इस तार का मोटाई जो है क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया है, यानी कि क्षेत्रफल 2a हो गया है और लंबाई घट के आधा हो गया है, लंबाई घट के आधा हो गया है। ठीक है, तो इसका हम लोग अगर प्रतिरोध निकालें, इसका प्रतिरोध मान लीजिए इसका प्रतिरोध R1 बराबर 4 ओम दिया है, R2 निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो R2 बराबर, R2 के लिए जो है क्या है प्रतिरोध, R1 हो गया मान लीजिए, तो R2 के लिए प्रतिरोध क्या होगा, तो रो, अब देखिए दोनों एक ही पदार्थ के हैं तो रो एक समान होगा। ठीक है ना, तुल्य प्रतिरोध होता है रो, तो रोए रहेगा, यहाँ पर अब यल के जगह पे हम लोग क्या भरेंगे, यल अपान 2 भरेंगे, अपान में क्षेत्रफल के जगह पे क्या भरेंगे, 2a भरेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो रो इंटू यल, अब बटे में क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2 दूना 4 आइए हो जाएगा। ठीक है, तो रो इंटू यल अपान 4a समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चाहे तो समीकरण 2 में 4 बराबर रो इंटू यल अपान ए है, तो 4 के जगह आप हम लोग ये भर दें तो आराम से R2 का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 4 बराबर पी यल भरने पर है, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण, अरे भाई 4 बराबर पी एल अपान ए है, तो जहाँ पी एल अपान ए होगा वजह जो है 4 भर सकते हैं, माने या 4 के जगह पे पी एल अपान ए भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 4 बराबर पी एल अपान ए है, तो हम लोग यहीं पे मान भर देते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, से मान भान नहीं मान
मान रखने पर तो ये मान रख देते हैं तो R2 बराबर क्या दिया है हम लोगों को, मान क्या निकला है PL अपान में 4A, ठीक है, PL अपान में 4A निकला हुआ है। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू अगर पुट करते हैं 4A का, तो हम लोग PL अब बटे में रोयल है तो रोयल, अब 4 के जगह पे क्या है तो 4 के जगह पे रोयल अपान ए लिख सकते हैं। 4 के जगह पे इतना ये तो रहेगा ही, ये किसके साथ रहेगा, इसमें गुणा के मना है ये करा बटे में ही रहेगा, भाई ये तो रहेगा ही, अरे 4 की जगह भाई हो गया IM2A रहेगा, ठीक है। तो ए से ये कैंसिल हो सकता है, रो से जो है रो कैंसिल कर दीजिए, तो इसका मान जो है क्या हो जाएगा R2 का मान 1 हो जाएगा। भाई सब कुछ कट गया, 1 से ही कट गया, अब रो इंटू एल रो इंटू एल है तो 1 से यू कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा इसका मान, यानी कि प्रतिरोध R2 का मान क्या हो जाएगा 1 ओम, यानी कि इसका प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे देखिए इसका प्रतिरोध 4 था, इसका प्रतिरोध 4 था तो 1 हो गया, यानी कि 1/4 घट गया ये, ठीक है। आंसर यही होगा 1, ठीक है, आंसर यही होगा, बशर्ते कि यह जो क्या है 1/4 गुना है, 4 का 1/4 गुना है, यानी कि 1/4 घट जा रहा है। क्षेत्रफल बढ़ने पर लंबाई घटाने पर प्रतिरोध जो है क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 ओम। ऐसे इसको हल करेंगे, इस पर ज़रूर सवाल पूछेगा, आप लोग देख लीजिएगा, कल पता चल जाएगा। अब यह अगला सवाल है कि निम्नलिखित चित्र में बिंदु A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे B और C में देखें हम लोग, तो ये जो है क्या है समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, जो आएगा यह जो है श्रेणी क्रम बन जाएगा, तो श्रेणी क्रम का जो हम लोग फिर से तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग B और C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, B और C के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, प्रतिरोध, तो B और C के बीच तुल्य प्रतिरोध, चूंकि ये समांतर क्रम में है तो R1 हम लोग मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर 1/R1, चूंकि ये समांतर क्रम में है प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में है तो 1/R1 तुल्य प्रतिरोध 1/R1 बराबर लिख सकते हैं 1/, देखिए इसको जो है मैंने सगरीन के बट्टा में ले लेंगे 1/2 आधान 1/6 आधान में 1/6, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/R1 बराबर, भाई ये पहला तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं इसलिए इसका R1 नाम रख रहा है। अब इसका लॉसन निकालेंगे तो 6 होगा, तो 2 3 6 3 धन 1 हो जाएगा, यानी कि 3 2 5/6 हो जाएगा, यानी कि 1/R1 का मान 5/6 आ गया। तो R1 का मान कितना हो जाएगा, तो इसको जो है 6/5 कर दीजिए, तो 6/5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचे 5 दूना 10, 1.2 हो जाएगा, 1.2 ओम हो गया, ठीक है। यानी कि सगरीन के मान निकल गया R1, R1 हो गया कितना, मैंने A और B के बीच ही बन गया R1, तो R1 का मान हो गया 1.2 ओम, ठीक है। अब ये जो है मैंने ये जो नया निकला है इसका तुल्य प्रतिरोध, ये अब इसके साथ जुड़ गया श्रेणी क्रम में, तो अब श्रेणी क्रम में हो गया, पहले समांतर क्रम था, समांतर क्रम में है, अब श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, अब हम लोग R2 ज्ञात कर लेते हैं, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा
इसका इसका और इसका योग हो जाएगा। तो 2 धन 3 धन 1.2, तो सगरिन के 3 2 5 1 6.2 हो जाएगा टोटल का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, और यह जो है श्रेणी क्रम में R2 जो है क्या है, तो ए और सी के बीच, ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। यही जो है ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए और सी के बीच का जो है तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 6 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पांचों सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए और एक बार एक नज़र बढ़िया से इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।